हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर। इसके मैंने आपको 2 लेक्चर्स करा दिए हैं जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर के बेसिक्स क्लियर करा दिए। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अच्छे से देखो ताकि जो लेक्चर 3 में मैं आपको सिखा रहा हूं वो आपको क्लियर हो जाए। अब हम करते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर आपको क्या देता है? ये देता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। ठीक है, अभी मोल कितने हैं वो तो हमने ये वाला फॉर्मूला जो लास्ट लेक्चर में सीखा था, ये वाला, उससे हमने निकाल दिया नंबर ऑफ मोल्स। अब हर एक मोल में बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं, करेक्ट? तो वो बहुत सारे मॉलिक्यूल कितने हैं वो फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे एवोगैड्रोस नंबर। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जो भी रिएक्शन हो रहे हैं वो रिएक्शन में कौन कैसे बिहेव करेगा वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कांस्टेंट। ये बोला एवोगैड्रो अंकल ने कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब आप 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड ले लो, 1 मोल ऑफ पांडे जी ले लो, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लो, हर एक में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे। ये किसने बताया? इटालियन साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने। और वो नंबर क्या है? वो नंबर उसने डिफाइन किया हुआ है और उसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। ये उसने कैसे निकाला अभी आपके लेवल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अभी आपको ये नंबर याद रखना है कि इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। पहले ये देख लो कि एवोगैड्रोस नंबर को Na करके डिनोट करते हैं। क्यों? एवोगैड्रोस ए और n मतलब नंबर। ये नंबर इतना ज्यादा यूज होता है और बार बार आप इतना लिख नहीं पाते, इसलिए उसका एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया है जो आप हमेशा यूज करते हो। ठीक है, चलो इसका कॉन्सेप्ट एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैंने आपको ये बनानास यहां पे दे दिए, काउंट कर लो, ये है 12 बनानास। 12 बनानास को हम ऐसे भी बोलते हैं 1 डजन बनानास, करेक्ट? अगर मैंने बोला 1 डजन एप्पल्स तो कितना होगा? 1 डजन एप्पल्स भी 12 एप्पल्स होंगे। अगर मैंने आपको बोला 1 डजन नोटबुक्स तो 1 डजन नोटबुक्स भी 12 नोटबुक्स ही होंगे। जब भी हम 1 डजन बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको पता है कि जो भी चीज है उसकी 12 क्वांटिटी होगी। ओके, सिमिलरली पेयर, ये देखो पेयर ऑफ शूज। पेयर मतलब क्या? पेयर मतलब 2 की जोड़ी। अगर मैं बोलूं पेयर ऑफ शूज तो 2 ही होना है, एक तो नहीं होगा। पेयर ऑफ सॉक्स तो 2 होंगे। पेयर ऑफ चॉकलेट्स तो 2 चॉकलेट्स होंगे, करेक्ट? कभी भी आप पेयर बोलेंगे तो 2 होगा, कभी भी आप डजन बोलेंगे तो 12 होगा। वैसे ही जब भी आप एक मोल के अंदर, जैसे आपने 1 मोल लिख दिया, ठीक है, 1 मोल के अंदर जैसे यहां पे 1 डजन मतलब 12 है, 1 पेयर मतलब 2 है, वैसे ही 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 है। सिमिलर लॉजिक है, यहां पे 12 यहां पे 2, लेकिन यहां पे नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। एक डजन में 12 बनानास होते हैं, एक पेयर में हमेशा 2 चीजें होती हैं, एक मोल में हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये फिक्स्ड है और ये किसने बताया? एवोगैड्रो ने। याद रखेंगे। अगर कभी भी दिमाग में ऐसे कंफ्यूजन हुआ कि यार ये कैसे आया 6.022, कहां होता है, याद रखने का 1 डजन में कैसे 12 होता है। आप कभी क्वेश्चन करते हैं क्या ऐसा हुआ क्या 1 डजन में किसी ने आपको 13 बनानास दे दिए? नहीं ना, क्योंकि 1 डजन डिफाइंड है। 1 पेयर में कितना होता है? हमेशा 2 चीजें होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 3 आएगा। 3 अगर शूज यहां पे मिल गया तो क्या करोगे? एक हाथ में पहनोगे। 1 मोल वैसे ही हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, किसी भी चीज का अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लूं तो उसमें भी इतने ही मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन के। अगर मैंने 1 मोल ऑफ सॉल्ट लिया तो उसमें भी इतने मॉलिक्यूल्स होंगे सॉल्ट के। अगर 1 मोल ऑफ पांडे जी लिया तो उसमें भी इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे पांडे जी के। ठीक है, 1 मोल डिफाइंड है। ये किसने बताया? एवोगैड्रो ने। क्लियर हो गया? ये नंबर याद रखना है, इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया एवोगैड्रोस नंबर क्या है। अब ये लोग क्या करेंगे पता है? ये लोग आपको ऐसा, पहले आपको क्वेश्चन ऐसा देंगे जिसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, और एक बार आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो आप एवोगैड्रोस नंबर तो इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 1 मोल में हमेशा इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर मोल ज्यादा हुए बड़े तो आपको पता है कि इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहां पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 66 ग्राम्स ऑफ CO2। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब CO2
उसमें आपको C और O का एटॉमिक वेट पता है ना? याद है हमने ये किया था, देखो यहां पे दिया हुआ है, इधर आपको दिया है C12 और O16। तो अगर मुझे CO2 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, करके बताऊं अलग से? ऐसे आएगा ना, इसमें देखो C का एक ही एटम है तो 12 इंटू 1 विच इज 12, और ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो दो का कितना होगा 2 इंटू 16, और ये पूरा एक साथ है तो ऐड करेंगे ना दोनों के एटॉमिक वेट्स को, कितना आ जाएगा 12 प्लस 2 16 आर 32, 12 प्लस 32 हो जाएगा 44। मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट है 44। तो ये फॉर्मूले में यूज कर लेंगे हम लोग। तो यहां पे देख लो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44। ये मैंने आपको बताया कैसे आया। अब अगर मुझे मोल्स निकालने हैं, ठीक है, कितना CO2 दिया भाई उन्होंने बोला है हमने आपको 66 ग्राम्स ऑफ CO2 दिया। तो जो भी CO2 आपको दिया है आप उसको किससे डिवाइड करोगे, मॉलिक्यूलर मास से, जो हर एक मॉलिक्यूल के लिए कांस्टेंट होता है ना मॉलिक्यूलर मास। तो आपको 66 ग्राम्स ऑफ CO2 आपके हाथ में दे दिया, ठीक है, और आपको पता है कि उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है 44, तो आपने 66 डिवाइड बाय 44 डिवाइड किया तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अभी इसको सॉल्व करो, 11 4 जार 11 6 जार 2 2 जार 2 3 जार 3 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 3 डिवाइड बाय 2 मतलब 3 का आधा विच इज 1.5। मतलब कितने मोल्स हुए 1.5 मोल्स हुए। ओके, कितने 66 ग्राम्स ऑफ CO2 में 1.5 मोल्स हुए। यहां पे जो ये MOL लिखा है ऐसे मत तो जो स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है MOL भी लिख सकते हो मोल्स को। Therefore, 1 mole of CO2 contains 6.022 into 10⁻23 molecules। ये तो कुछ नया नहीं किया, जैसे मैंने आपको जूते का बनाना का बताया ना कि एक डजन में 12 बनाना, एक पेयर में 2, वैसे ही 1 मोल ऑफ एनीथिंग, यहाँ पे CO2 नहीं लिखा और एनीथिंग लिखा ना, एनीथिंग, तो भी यही आएगा 1 मोल ऑफ एनीथिंग कंटेन 6.022 into 10⁻23 molecules। अगर 1 मोल में इतना है तो 1.5 मोल 1.5 मोल में कितना होगा, 1.5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस, है ना, एकदम सिंपल। तो 1.5 को इससे मल्टीप्लाई किया और ये सॉल्व करके आया 9.033, 10⁻23 को ऐसे अलग रखा हुआ है। अगर 1 मोल का पता है तो आप और कितने भी मोल का निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे बोलता कि 2 मोल दिए हुए हैं, 2 मोल होता तो क्या करते, 2 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स, यहां से 2 आ जाता, मल्टीप्लाई होता, क्योंकि 1 मोल का आपको पता है। अगर एक चॉकलेट का प्राइस 4 रुपीज है तो 3 चॉकलेट का कितना होगा, कैसे निकालोगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 4 जार विच इज 12। वैसे ही 1 मोल में अगर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है तो 1.5 मोल्स में कितने होंगे, 1.5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आया समझ में? इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं। यहां पे नीचे देखो, इधर दिया हुआ है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। आप डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स नहीं निकाल सकते, आपको पहले निकालना पड़ेगा मोल्स, फिर मोल से आप निकालेंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन मोल कैसे निकालोगे, मोल निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हो, मॉलिक्यूलर मास आप एटॉमिक वेट से निकालते हो, ठीक है। एटॉमिक वेट देखो यहां पे दिया हुआ है आपको, एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं, एटॉमिक मास से निकालेंगे। या एटॉमिक मास यूज करके मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है। एटॉमिक मास यूज करके मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, एंड मॉलिक्यूलर मास यूज करके मोल्स निकालेंगे, फिर मोल्स यूज करके मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। ऐसा लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ईजी है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने यहां पे अलग से लिख दिया, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर, ये पूछा है, और दिया क्या है कि 36 ग्राम्स ऑफ वाटर आपके पास है। पहले तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब हमको इसमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो सबसे पहले हम एटॉमिक मास, देखो यहां पे मैंने लिख दिया, ये तो याद था। अब है मॉलिक्यूलर मास, तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ, क्या है भाई ये है वाटर इज इक्वल टू 1 इंटू, देखो 1 हाइड्रोजन 1 है लेकिन उसके 2 एटम्स है तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस उसमें और क्या है, खाली हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, कुछ नहीं, मतलब 1 ना, तो 1 इंटू 16, ठीक है। 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, प्लस 1 इंटू 16 आ जाएगा 16, 2 प्लस 16 आ जाएगा 18। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर आपने निकाल लिया 18। देखो
पहले आपने फॉर्मूला लिखा, एटॉमिक मास लिखा, एटॉमिक मास से आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया। अब मॉलिक्यूलर मास से आप कैलकुलेट करेंगे मोल्स। फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी चीज के अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला एकदम स्टैंडर्ड है, गिवन मास अपॉन क्या है भाई, नीचे क्या था, मॉलिक्यूलर मास। ये थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, वैसे लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक में देखो कैसा दिया हुआ है, हर जगह जैसे नंबर ऑफ मोल्स है किसके, CO2 के, तो मास भी CO2 का, मॉलिक्यूलर मास भी CO2 का। ठीक है, तो वैसे ही लिख देते हैं, चलो, नहीं तो टीचर शायद आपके मार्क्स काट दें। तो यहां पे हम लिखेंगे गिवन मास ऑफ H2O इन ग्राम्स, फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, मॉलिक्यूलर मास भी ऑफ H2O। नंबर ऑफ मोल्स किसके फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी आप H2O के ही फाइंड कर रहे हैं। तो दिख रहा है, जो ब्लैक में लिखा था एक्चुअल फॉर्मूला तो वही है, फिर जिसका पूछा है वो लिख देने का। H2O का पूछा है, देखो वाटर ना, वाटर मतलब H2O, तो उसकी जगह ऑफ H2O, ऑफ H2O, ऑफ H2O। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, क्या आएगा, इक्वल टू गिवन मास ऑफ H2O इन ग्राम्स, कितना दिया है भाई आपको, एक ग्लास में 36 ग्राम्स वाटर दिया और बोला मॉलिक्यूल्स निकालो। जो आपको ये सवाल पूछ रहा है ना, उसकी लाइफ बहुत सैड है। एक ग्लास में पानी दिया और बोला चल इसमें मॉलिक्यूल निकाल, पीना है पानी तो निकालना पड़ेगा। तो बोलेंगे अरे ठीक है चल निकालते हैं, 36 ग्राम पानी है उसमें, तो 36 आ जाएगा ऊपर। फिर मॉलिक्यूलर मास क्या है भाई, मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला 18, तो आ गया अपॉन 18। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 18 1 जार, 18 2 जार। अगर 18 का टेबल नहीं आता तो छोटे टेबल में काटो, 9 का आता है, 6 का आता है तो 6 में काटो, 6 3 जार 18, 6 6 जार 36, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। आंसर वही आने वाला है 2/1 विच इज 2। तो भाई 36 ग्राम पानी में कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। समझा ये, तो ऐसे लिख दिया साइड में कि n इज इक्वल टू 2 मोल्स। आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, n इज इक्वल टू 2 मोल्स। ठीक है, उसने मोल्स नहीं पूछा था, उसने पूछा था मॉलिक्यूल्स। तो हमने पहले एटॉमिक मास निकाला, एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास निकाला, मॉलिक्यूलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाले। अब नंबर ऑफ मोल्स से मॉलिक्यूल निकालने के लिए एवोगैड्रो अंकल हमको हेल्प करेंगे, है ना। एवोगैड्रो अंकल क्या बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग, ठीक है, यहां पे एनीथिंग की जगह पे क्या है, H2O, उसमें कितना होगा, 1 मोल ऑफ H2O कंटेन्स 6.022 into 10⁻23 molecules of H2O। ये H2O के जगह पे कुछ भी डाल दो, ये चीज चेंज नहीं होगी। ये किसने बोला, एवोगैड्रो ने। लेकिन उसने 1 मोल का नहीं पूछा, उसने पूछा 36 ग्राम पानी में कितना होगा। हमको पता है कि 36 ग्राम पानी में कितने मोल है, 2 मोल्स। तो हम बोलेंगे देयरफॉर 2 मोल्स ऑफ H2O will contain, क्या आएगा भाई, अगर एक में इतना है तो 2 में कितना होगा, ये जो दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। 2 से मल्टीप्लाई करो भाई इसको, बहुत ही इजीली हो जाएगा। 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 0 जार 0, 2 6 जार 12, और ये 10⁻23 को ऐसे ही रख दिया। तो मुझे फाइनल आंसर मिला कि 36 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स है भाई, वाटर के 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। समझ में आया। एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो। उसने बोला हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स निकालना है, लेकिन मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मोल्स चाहिए, मोल्स निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एटॉमिक मास चाहिए। किसका, वाटर दिया है, वाटर मतलब H2O, H2O में H और O का एटॉमिक मास आपको पता है, तो आपने एटॉमिक मास यूज करके मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया। देखो ना, 1 और 16 आपने यूज किया ना, और आपने मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया। मॉलिक्यूलर मास से आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला से। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। किसका पूछा है, वाटर का पूछा है ना, तो क्या आ जाएगा, ऑफ H2O, गिवन मास ऑफ H2O इन ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। ग्राम में कितना दिया है भाई, 36 ग्राम दिया है तो 36, और मॉलिक्यूलर मास क्या निकाला, 18, तो नीचे आ जाएगा 18। कट कुट करके 2/1 आया, तो आपको पता चला कि भाई नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स।
अब एवोगैड्रो अंकल क्या बोले कि 1 मोल ऑफ H2O या 1 मोल ऑफ एनीथिंग कंटेन 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। करेक्ट। किसका है? H2O का, तो हम दोनों जगह ऑफ H2O लिख देंगे। तो 2 मोल में कितना होगा? 1 में इतना, तो 2 में 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻23 ऐसे रखा, फाइनल आंसर आ गया ये। तो फाइनल आंसर में आप क्या लिखेंगे? ऐसे मत लिखना 2 मोल्स ऑफ H2O कंटेन दीज मेनी मॉलिक्यूल्स। 2 मोल्स तो उसने दिया ही नहीं था, ये तो आपने निकाला। उसने बोला था 36 ग्राम पानी, 36 ग्राम्स वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप लिखेंगे देयरफॉर 36 ग्राम्स ऑफ वाटर विल कंटेन 12.044 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। लिख दो नीचे फाइनल आंसर, ऐसे लिख देंगे 36 ग्राम्स ऑफ वाटर विल कंटेन 12.044 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। है ना एकदम सिंपल। चलो फटाफट से कॉपी करो। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, आपको एक खुद से करना है। पॉज करो, सेम स्टेप्स करना बाद में, ठीक है? डन। यहां पे सेकंड क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 आर देयर इन 49 ग्राम सैंपल। तो H2SO4 के मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे? मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा मोल्स। मोल्स निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा एटॉमिक मास। अगर आप स्टेप्स नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझेगा। तो ये स्टेप्स हैं, ठीक है? ये दिमाग में रखना, तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एकदम इजीली निकाल सकते हैं। डन। तो ये वाला आपको खुद से करना है और मुझे आंसर कमेंट्स में बताना है। हर एक बच्चे को खुद से करना ही है। अब यहां पे क्या दिया देखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। यस, हमको पता ही है ये। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिटरमाइंड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, इस पर डिपेंड करता है ना ये। कोई भी सब्सटेंस हो, यहां पे मैंने कहा लिखा है कि एटॉमिक मास ऑफ पांडे, कोई भी सब्सटेंस हो, H2O का निकाला है यहां पे, कोई भी ले लो तो ऐसे ही आएगा। तो मॉलिक्यूल्स निकालना है, वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर मास पे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट। क्यों? अगर आपने 10 ग्राम पानी लिया और आपने 10 ग्राम CO2 लिया तो दोनों में इक्वल मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वाटर का और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास ही अलग है। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर मास अलग है तो दोनों के मोल्स भी अलग आएंगे ना। भले 10 ग्राम सेम हो, लेकिन 10 ग्राम पानी में पानी के हो सकता है कुछ मोल्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ अलग मोल्स होंगे। फिर वो मोल्स यूज करके आप मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो जरूरी नहीं है कि इक्वल मास दिया किसी अलग अलग चीज का तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम आएंगे, डिफरेंट ही आएंगे, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास अलग होगा। 1 मोल quantities of different substances have different masses measured in grams. Definitely, because मोल किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास पे। तो ग्राम्स में अलग अलग ही आएगा, ठीक है? याद रखना है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होते हैं, लेकिन ये 1 मोल अलग अलग चीज का अलग अलग होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, ठीक है? ऐसे समझ लो ना, 1 डजन ऑफ बनाना और 1 डजन ऑफ एप्पल, दोनों अलग अलग वेट आएगा ना, मॉलिक्यूलर मास अलग अलग आएगा, क्योंकि बनाना और एप्पल का वेट थोड़ी ना सेम होता है। तो वैसे ही है यहां पे। आया समझ में? 1 डजन बनाना में भी 12 बनाना होंगे, 1 डजन एप्पल में भी 12 एप्पल ही होंगे, लेकिन वेट सेम नहीं होगा, वेट अलग अलग आएगा। ये हो गया हमारा एवोगैड्रोस नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। पीछे क्वेश्चन एंड आंसर्स में अगर आप 7th क्वेश्चन देखें, रिड्यूस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द गिवन क्वांटिटीज। 32 ग्राम ऑक्सीजन, सेम जो हमने अभी किया वही मेथड यूज करना है, सेम स्टेप्स। पहले एटॉमिक मास, एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास से मोल्स, और फिर मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो हर एक का अलग अलग पेज पे करेंगे, हर एक के लिए 4 स्टेप यूज करेंगे और ये निकालेंगे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वाटर का क्या है फॉर्मूला, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, क्लोरीन का फॉर्मूला क्या आएगा, Cl2, और ऑक्सीजन का मैंने आपको बहुत बार बता दिया, ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। फॉर्मूला यूज करके और ये 4 स्टेप यूज करके 7th क्वेश्चन एकदम टाइम पास में हो जाएगा। जब मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे वीडियो निकालूंगा ना एक्सरसाइजेस पे, तब कराऊंगा, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वैलेंसी। बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है, और वैलेंसी आप आपके लाइफ में, रेगुलर लाइफ में जब भी क्रिकेट खेलते हैं या क्लास में बैठते हैं तो आप बहुत यूज करते हैं, लेकिन आप उस वर्ड को वैलेंसी नहीं बोलते हैं।
ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला जो कुछ है वो मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूँ। लेट्स से आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपके यहाँ पे एक टीम है, एक टीम भी है, दो बिल्डिंग के अलग अलग टीम है या दो एरियाज के अलग अलग टीम है, और आप क्रिकेट ग्राउंड पे जाते हैं, एक टीम के 6 प्लेयर आते हैं, दूसरी टीम के 4 प्लेयर आते हैं। अब आपको करना है क्रिकेट मैच, ग्राउंड तक आ गए, खेलना तो पड़ेगा, करेक्ट। तो ये लोग बोलते हैं यार हमारी टीम में तो 4 ही प्लेयर है, तुम्हारी टीम में 6 प्लेयर है, तो हम कैसे मैच करें, ये तो अनफेयर हो जाएगा। तो ये टीम का कैप्टन बोलता है ठीक है यार, ये पिंकू को तुम लोग ले लो, तो दोनों में सेम हो जाएगा ना। तो पिंकू मुंह बिगाड़ता बोलता है यार मैं क्यों वो टीम में खेलूं, लेकिन कैप्टन बोलता है खेलना है तो वो टीम में ही खेलना पड़ेगा, तो पिंकू को इधर भेज दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये टीम में भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। तो हमने यहां से यहां एक ट्रांसफर कर दिया, तो उससे दोनों में क्या हो गए, दोनों में 5-5 प्लेयर हो गए, ठीक है। तो ये काम हो गया। तो वैलेंसी भी ऐसा ही है, वैलेंसी में भी टीम बनाने के लिए हर जगह एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, कहीं पे 2 प्लेयर की जरूरी कंडीशन होती है, कहीं पे 8 प्लेयर की कंडीशन होती है। अगर उतने हुए तो ही क्रिकेट खेल सकते हैं, नहीं तो क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो जब भी जितने प्लेयर एक्सचेंज किए ना, जैसे यहाँ पे हम लोग ने कितने प्लेयर एक्सचेंज किए, एक गया ना, एक जाने से सब कुछ बैलेंस हो गया, तो यहाँ पे वैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई 1, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, चलो लेट्स से ये पिंकू को वापस मैंने इधर दे दिया और यहाँ पे ये प्लेयर को उड़ा दिया। तो अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे 5 प्लेयर, यहाँ पे 4 प्लेयर, है ना। तो अब अगर क्रिकेट खेलना है और अगर इक्वल टीम्स बनानी है तो क्या करेंगे, जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या देखते हैं उनको पता होगा, ये सब इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होता, लेकिन गली क्रिकेट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्लेयर को कॉमन बना देते हैं, पता है वो विकेट कीपिंग करता है। तो ये जो प्लेयर है ये दोनों टीम में खेलेगा, इसको दोनों टीम में बैटिंग मिलेगी, कॉमन बोलते हैं इसको। तो देखो ये टीम में भी 4 प्लेयर, ये टीम में भी 4 प्लेयर, और यहाँ पे ये एक प्लेयर दोनों के लिए खेलेगा। फिर से वैलेंसी क्या हुई, ये प्लेयर ने सबको बैलेंस कर दिया ना, कितना प्लेयर है, 1 प्लेयर, तो वैलेंसी हो गई 1। आया समझ में, है ना, एकदम सिंपल। एक और एग्जांपल ले लो, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेयर है, और यहाँ पे सेकेंड टीम के पास सिर्फ 4 प्लेयर है, मैच होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ का कैप्टन क्या बोलता है, भाई एक काम कर, ये 2 प्लेयर तू ले ले, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 6 प्लेयर्स हो गए, ठीक है। तो टीम बैलेंस हो गई। जैसे ही बैलेंस हुई हम लोग चेक करेंगे कितने प्लेयर्स हमने ट्रांसफर किए, ये 2 किए ना, 2 किए, इसलिए वैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई 2। तो बैलेंस करने के लिए यहां से वहां जो होता है उसको बोलते हैं वैलेंसी। आया समझ में। चलो अब वैलेंसी का कॉन्सेप्ट हम एलिमेंट्स में देखते हैं, गली क्रिकेट में एकदम इजी था ना समझना। तो यहां पे वैलेंसी पे क्या लिखा है देखो, 8th स्टैंडर्ड में भी इनसाइड द एटम चैप्टर में ये था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेसिक से सिखाऊं। 8th स्टैंडर्ड आप सब भूल गए ऐसे अज्यूम कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। मैंने आपको गली क्रिकेट की टीम्स बना के बताया था ना कि जब वो लोग कंबाइन करते हैं, ये मैच खेल रहे हैं, मतलब टोटल कॉम्बिनेशन होके गेम हो रहा है ना, एक क्रिकेट की मैच हो रही है, कैसे हुई, ये दोनों ने हेल्प करी, ये दोनों यहां से वहां गए, तो ये 2 हो गई वैलेंसी। वैसे ही जब एलिमेंट किसी और के साथ कंबाइन करता है, तो कंबाइन करता है उसकी कैपेसिटी को बोलते हैं वैलेंसी। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय अ स्पेसिफिक नंबर। कितना नंबर यहां से वहां हुआ उसके ऊपर डिसाइड होता है। इट इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट विथ अदर एटम्स। ये जो यहां से वहां होता है ना, एलिमेंट्स जब यहां से वहां या इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से वहां ट्रांसफर होते हैं, वैलेंसी देखो क्रिकेट टीम तो होगी नहीं यहाँ पे, क्रिकेट का एग्जांपल मैंने क्यों लिया, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ये सारे ऐसा समझ लो इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां से मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर भेजे, तब जाके ये दोनों टीम का मैच हुआ, ठीक है। ये केमिकल बॉन्ड बना ना इनके बीच में, कब बना, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से वहां गए, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 2। तो वही होता है, इसका डेफिनेशन वैसे ही दिया हुआ है कि इट इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट विथ अदर एटम्स। 18th और 19th सेंचुरी में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से निकालते थे वैलेंसीज। 20th सेंचुरी में क्या हुआ, रिलेशनशिप ऑफ वैलेंसी किससे निकाला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख के ऐसे मुंह मत खोल देना, 8th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया हुआ है आपने, ठीक है। चलो फिर भी बताता हूं। अभी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 281। ये 281 लिखने का मतलब क्या होता है, पहले 2 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 1 लिखा, इसका मतलब क्या होता है पहले वो मैं आपको समझा देता हूं। अब जो भी एटम है उसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है, करेक्ट,
और न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिन कर लो, यहाँ पे एक सेंटर में न्यूक्लियस है, एन नाम दे दिया उसको, और ये जो उसके बाजू में ये रिंग्स बनी हुई है उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि सब इधर ही भर जाएंगे 11 के 11, ऐसा पॉसिबल नहीं। ये ऐसा समझ लो एक स्टेडियम है और स्टेडियम के बाहर ये सीटिंग है बाहर, ठीक है। अभी स्टेडियम के बाहर सीटिंग में सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही बैठ सकते हैं। तो ये न्यूक्लियस के बाद जो पहला रिंग है इसको शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेल। और पहली रिंग का नाम होता है के। ये वाले शेल का नाम होता है के, इसका नाम एल, इसका नाम एम, इसके आगे जाएगा तो एन, वैसे आएगा। तो ये जो के शेल है ना, ये शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसमें जा सकते हैं। तो लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन इधर डाला, एक इधर डाला, ठीक है। फिर ये मस्त 2 इधर घूमते रहेंगे पूरा टाइम। आया समझ में? तो इसमें 11 थे, 11 में से 2 हमने ये पहले शेल में डाल दिए, ठीक है। तो 11 में से 2 गए, बचे अभी 9। अब जो ये सेकंड वाला शेल है ना, ये वाला जिसका नाम एल है, वो सेकंड शेल में 8 लोग बैठ सकते हैं। तो ये 9 इलेक्ट्रॉन में से हम 8 ले लेंगे और 8 को इधर बिठा देंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 8 गए तो बचा सिर्फ 1। अभी आप बोलेंगे अरे सर एक ही एक को इधर बिठा देते ना बीच में से घुसा के ऐसे जगह करके, नहीं कर सकते। ये जो सेकंड रो है इसकी सीटिंग कैपेसिटी 8 की है, इसमें 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। 8 से कम हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा अभी के लिए सोच लिए नहीं हो सकता। ये जो तीसरा है, अब ये एक बचा, ये एक को हम लोग को उसमें ही डालना पड़ेगा। दिख रहा है तीसरे वाले को तो कितना घूमने मिलने वाला है। तो देखो सोडियम 11 था, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 1। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं, देखो पहले शेल में 2, कॉमा, सेकेंड शेल में 8, कॉमा, थर्ड शेल में कितना है भाई? एक ही है, 1, और ये ऐसे लिख दिया। सोडियम का सिंबल Na है, तो जब भी आप ऐसा देखें Na ब्रैकेट 281, ये 281 का मतलब ये होता है। आया समझ में? इसको ये लिखते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो सोडियम का हमको पता था कि 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिट होंगे। ऐसे नहीं कर सकते कि 11 के 11 को इधर घुसा दिया। मुंबई की लोकल ट्रेन नहीं है ये, ठीक है। पहले वाले में 2, सेकंड वाले में 8, थर्ड वाले में आगे कितना आता है मैं बताता हूँ, 18। ये तीसरा वाला है ना, उसमें 18 डाल सकते हैं। 11th 12th में आप जाके देखेंगे कि इसमें 8 भी पॉसिबल होता है, ठीक है, कि 8 या 18 होता है। बट अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। तो अभी के लिए देख लो, पहले वाले में 2, सेकेंड वाले में 8, और जो थर्ड है उसमें 18 डाल दो, ठीक है। तो ऐसे करके हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अभी मैं क्लोरीन का लिख के बताता हूं आपको। क्लोरीन का नंबर याद है 17, राइट। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अब 17 इलेक्ट्रॉन्स आपको इसमें फिट करने हैं। कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया कि जो पहला वाला शेल है उसकी कैपेसिटी क्या है? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल दिया, इसमें से 2 निकाल दिया 17 में से, तो बचे 15। जो सेकेंड शेल है उसकी क्या है कैपेसिटी? उसमें 8 लोग बैठ सकते हैं, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को बिठा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 15 में से 8 निकाले तो बचे 7। अब ये 7 जो है ये तीसरे शेल में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो आप बैठा दो ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7, सातों बैठ गए, खत्म। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? पहले शेल में 2, सेकेंड शेल में कितने हैं? सेकेंड शेल में 8 और तीसरे शेल में है 7। ओके, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्लोरीन Cl287। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। अब फिर से स्टार्ट में दिमाग लगाओ, जो मैंने बताया था कि पहले शेल में 2 आ सकते हैं, सेकेंड शेल में 8, तीसरे शेल में 8 या 18, ठीक है। दोनों में से कोई भी हुआ तो चलता है, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते आप। ऐसे नहीं कर सकते कि 20 डाल दिया आप। 8 और 18 में वो स्टेबल है। ये इसमें टोटल 8 लोग रहेंगे ना, तो सब लोग खुश रहेंगे, बोलेंगे चलेगा, हम लोग एक साथ गेम खेल सकते हैं, हमारी क्रिकेट की मैच हो सकती है। इधर 2 है, इनकी मैच चलेगी, इधर 8 है, इनकी भी मैच चलती रहेगी। यहाँ पे 7 है,
ये लोग बोलेंगे यार मुझे एक और प्लेयर दिया तो हम लोग 8 बन जाएंगे, और 8 बन गए ना इसमें तो अपना काम हो गया। ठीक है, तो अब मैं आपको वैलेंसी समझाता हूं। वैलेंसी कैसे आएगी इसमें, देखो एक बार। तो यहां पे मैंने सोडियम Na लिखा और यहां पे क्लोरीन लिखा। Na क्या था, Na था 281 और ये था 287। अभी मैंने आपको पीछे से बताया। अब यहां पे ये वाले शेल में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बेचारा अकेला घूम रहा है। ठीक है, इन दोनों को अगर क्रिकेट मैच खेलनी है तो इनके जो शेल्स है ना, इसको शेल्स बोलते हैं ना, रिंग को, वो रिंग खुश होनी चाहिए। अभी यहाँ पे 2 है तो ये खुश है, यहाँ पे इसमें 8 है तो ये भी खुश है, इधर यहाँ पे 2 है ये खुश है, यहाँ पे 8 है ये खुश है। ये जो इसकी लास्ट रिंग है इसमें ये बेचारा अकेला इलेक्ट्रॉन, ये बोल रहा है यार मुझे अकेला अकेला लग रहा है, मुझे नहीं रहना अकेला। और यहाँ पे जो इसका लास्ट रिंग है इसमें टोटल 7 है, याद है ना, देखो 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 भी बोल रहे हैं नहीं यार हमको एक और चाहिए तो हमारी टीम कंप्लीट हो जाएगी। तो सोडियम क्या बोलता है, देख भाई ये मेरा वाला एक अकेला है, मैं तेरे को दे दूंगा तो मेरे भी 2 शेल कंप्लीट हो जाएंगे, खुश रहेंगे, और ये एक तेरे पास चला गया तो तेरा भी ये शेल कंप्लीट हो जाएगा और तेरे तीनों शेल खुश रहेंगे। ठीक है, भाईचारा इन लोगों में बहुत। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को यहां से भेज दिया इधर। ठीक है, आया समझ में। तो यहां पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो तो चला गया ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला मत देखो अभी। यहां से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जो भी देने वाला रहता है ना वो बड़ा होता है, वो बेचारा बड़े दिल वाला है। तो बड़े दिल वाला मतलब पॉजिटिव। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया ना तो हम लोग इसके ऊपर एक पॉजिटिव डालेंगे क्योंकि ये अच्छा इंसान है, इसने डोनेट किया ना। और एक क्लोरीन जो है इसने एक लिया, ये बुरा इंसान नहीं है लेकिन इसने लिया ना। जो भी ले रहा है ना वो नेगेटिव होता है, जो दे रहा है वो पॉजिटिव है, इसने दिया ना इसलिए पॉजिटिव। बड़े दिल वाला, ऐसे जो देता कौन है, जो बड़े दिल वाला होता है, ये बड़े दिल वाला है। बड़े दिल वाला मतलब पॉजिटिव से आप बड़ा एसोसिएट करते हैं ना, अच्छा, तो ये पॉजिटिव, इसने लिया इसलिए नेगेटिव। ठीक है, तो ऐसे देखो इसका ये शेल और ये शेल कंप्लीट। तो अगर मैं तीसरा शेल इरेज भी कर दूं तो बचा नहीं है ना, कुछ इशू नहीं है। इसके दोनों शेल में इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्लोरीन के भी 3 शेल में सारे आ गए। अब ये प्लस है और ये माइनस, प्लस और माइनस एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो Na और Cl साथ में आ जाएगा और बन जाएगा NaCl। जो आप नमक खाते हैं ना घर पे, वो होता है NaCl, ऐसे बनता है। सोचा था कि कभी नमक खाते हो? नहीं ना। तो ऐसे, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों एक साथ एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं, हमेशा साथ में खेलेंगे। ठीक है, कोई इनकी दोस्ती नहीं तोड़ सकता क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। तो इसका जो एहसान है ये क्लोरीन कभी नहीं भूलेगा क्योंकि उसको क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है इसलिए स्टेबल हो गया ना, उसकी लाइफ सही हो गई। तो दोनों मिलकर बना दिए NaCl। अब मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन गए यहां से, टोटल 1 इलेक्ट्रॉन गया ना, इसके पास से 1 इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए हम बोलेंगे इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी है 1। 1 देने के बाद इसके दोनों जो शेल्स हैं ये एकदम खुश हो गए। जो क्लोरीन है इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1 ये वाला लिया ना, फिर इसकी जिंदगी भी मस्त हो गई। 1 लिया इसलिए क्लोरीन की भी वैलेंसी क्या है, क्लोरीन की भी वैलेंसी है 1। आया समझ में, है ना, एकदम इजी वैलेंसी। बस एक्सचेंज होता है, एक दूसरे को खुश करते हैं ये लोग। ठीक है, आ गया वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में। तो यहां पे यही वाली चीज ये बॉक्स में दी हुई है, देखो सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 281। ओके, 281 में से सोडियम बेचारा अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस मतलब उसमें से चला गया, तो ये 1 चला गया तो उसके पास क्या बचा, 28, करेक्ट। और उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, बड़े दिल वाला है। तो सोडियम खाली था Na, उसके ऊपर हमने डाल दिया एक प्लस बताने के लिए कि ये बड़े दिल वाला है। क्लोरीन का क्या था 287, उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया प्लस इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 7 के जगह पे आ जाएगा 8, देखो 288। और उसने इलेक्ट्रॉन लिया ना, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, लिया तो उसका चार्ज जो इधर साइन माइनस आ जाएगा, उसने लिया इसलिए। उसके बाद क्या होगा, ये Na प्लस और Cl माइनस एक साथ दोनों एकदम अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, प्लस और माइनस ऑपोजिट अट्रैक्ट होते हैं ना, तो Na और Cl मिलके बना देंगे NaCl, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और वैलेंसी कैसे निकाली, सोडियम एटम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया और वो खुश हो गया, स्टेबल हो गया, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी 1। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और वो भी खुश हो गया तो उसकी वैलेंसी भी आ गई 1। ठीक है, अब ये जो
1 इलेक्ट्रॉन देने लेने के बाद जो बनता है ना प्लस वाला, उसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? जो पॉजिटिव होता है ना, ये पॉजिटिव, उसको बोलते हैं कैटायन। कैशन मत बोलना, CAT आयन, वेकेशन का कैशन, कैट आयन। ठीक है, तो यहां पे देख लो, अ सोडियम एटम गिव्स अवे 1 इलेक्ट्रॉन एंड अ कैटायन ऑफ सोडियम इज फॉर्म्ड। ये जो Na के ऊपर प्लस है और Na है, इसमें डिफरेंस है ना। ये जो Na है ये सिर्फ सोडियम एटम है, इधर प्लस आने के बाद ये क्या बन गया? कैटायन ऑफ सोडियम। प्लस होगा तो कैटायन और माइनस होगा तो वो बन जाता है एनायन। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखना, कैटायन और दूसरा है एनायन। कैटायन मतलब क्या होता है भाई? कैटायन मतलब होता है प्लस और एनायन मतलब होता है माइनस। ठीक है, माइनस नेगेटिव, ये पॉजिटिव। खाली प्लस माइनस लिख दो तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए यार। आया समझ में? A chlorine atom takes up 1 electron and forms an anion of chlorine, जिसको क्लोराइड बोलते हैं, and thus the valency of chlorine is 1। बताया था मैंने आपको वैलेंसी 1 है। After the give and take, सोडियम ने दिया, क्लोरीन ने लिया, give and take of electrons is over, the electronic configuration of both the resulting ions is a complete octet। octet मतलब oct 8, oct का मतलब 8 होता है। लास्ट में दोनों में देखो 8 8 आ गए, तो दोनों एकदम स्टेबल हो गए, कंप्लीट ऑक्टेट। ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द यूनिट ऑपोजिट चार्जेस, ये प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन, यूनिट मतलब एक ही प्लस एक ही माइनस, यूनिट ऑन टू आयन्स, इसको आयन्स बोलते हैं। ये कैटायन, देखो इसमें आयन है, इसमें भी आयन है। जो पॉजिटिव है उसमें आगे कैट आता है, जो नेगेटिव है उसमें एन आता है। क्यों आता है अब आगे जाके देखेंगे, कैथोड और एनोड करके होता है, उसके थ्रू ये कैटायन और एनायन आता है। On two ions, one chemical bond is formed between Na plus and Cl minus, and the compound NaCl is formed, common salt. Thus, a sodium atom has the capacity to give away 1 electron, बड़े दिल वाला है, उसके पास कैपेसिटी 1 इलेक्ट्रॉन देने की। While a chlorine atom has the capacity to take 1 electron, वो इलेक्ट्रॉन एक ले सकता है। This means that the valency of both the elements sodium and chlorine is 1। जितने इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हो और खुश रह सकते हो वो आपकी वैलेंसी, जितने ले सकते हो और खुश रह सकते हो वो भी आपकी वैलेंसी। फ्रॉम दिस द इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी इज एज फॉलोज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अवे और टेक्स अप while forming an ionic bond is called the valency of that element। ये वाला डेफिनेशन आपको 1-2 साल काम आएगा, बाद में ये डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी उसका टेंशन मत लो, अभी मैं बताऊंगा आपको तो आपको लगेगा यार पोर्शन में नहीं है, क्यों बता रहे हो। बाद में आपको मैं बताऊंगा कि शेयरिंग भी होती है। मैंने क्रिकेट का एक्सपेरिमेंट बताया तब बोला था ना कि एक प्लेयर कॉमन होता है दोनों में, वैसे गिव एंड टेक नहीं करेंगे और शेयरिंग करेंगे तो भी वैलेंसी आती है, लेकिन अभी वो साइड में रख दो। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन है। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड कैटायंस व्हाइल नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड एनायंस। फॉर एग्जांपल MgCl2 में Mg के ऊपर 2 प्लस है, मतलब क्या, Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, उसका दिल इतना बड़ा है तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 प्लस डालना चाहिए ना, नहीं तो ये Na के ऊपर भी 1 प्लस और Mg के ऊपर भी 1 प्लस, तो क्या फर्क पड़ेगा? पता ही नहीं चलेगा। देख के पता चलना चाहिए कि कितना इलेक्ट्रॉन दिया। इसके ऊपर 1 प्लस क्यों है? क्योंकि इसने अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दिया। Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए 2 प्लस। Cl यहाँ पे देखो कितने, 2 Cl है ना, एक Cl को 1 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही होता है, तो 2 Cl को 2 चाहिए होंगे, तो उसने Mg से 2 लिए, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाता है। एज कैटायन एंड एनायन रिस्पेक्टिवली। The electrons present in the outermost orbit of an atom are called valence electrons। ऐसे मत सोचो Cl माइनस माइनस आएगा, एक Cl एक ही माइनस ले रहा है, 2 Cl है यहाँ पे, ठीक है, तो एक Cl ने 1 माइनस लिया, दूसरे Cl ने 1 माइनस लिया, माइनस माइनस 2 आया और 2 प्लस आया। देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, एक इसको और एक इसको, इसलिए दोनों पे एक एक माइनस है। The electrons present in the outermost orbit of an atom are called valence electrons। क्योंकि ये जो गेम है ना, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले ही खेलते हैं। यहाँ पे सोडियम के बाहर एक ऑर्बिट था, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था ना, ये जो अंदर बैठे हैं वो बेचारे गेम में पार्ट ही नहीं लेते। ठीक है, ये बैक बेंचर्स हैं, देखो बाहर बैठे हुए बैक बेंचर्स ही पार्ट लेते हैं, हमको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये हो गया अपना काम खत्म। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर गिवन अवे और टेकन अप इज ऑलवेज अ होल नंबर। आधा आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, देयरफॉर वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा कि वैलेंसी 1.5 आया या 2.7 आया या 1 या 2 या 3 या 4 या 10 जो भी है, लेकिन होल नंबर आएगा, डेसिमल नहीं आएगा उसमें। ठीक है, यहाँ पे नेशनल केमिकल लैबोरेटरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, एक बार देख लो।
ये इंडियन गवर्नमेंट की लैबोरेटरी है जो सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करती है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, वो सब में। ओके, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वैलेंसी यहाँ पे खत्म हुआ। तो आज के लेक्चर में मैंने एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट ही एक्सप्लेन किया है, एवोगैड्रोस नंबर और वैलेंसी, लेकिन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। इसलिए एकदम आराम से ये लेक्चर देखो, जो मैंने बनाया है वो खुद बनाओ, समझो कि क्या किया है, टीम कैसे बन रही है, वैलेंसी कहाँ से आ रही है। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये टेबल कंप्लीट करेंगे, वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है वो देखेंगे, आगे और सारी चीज़ें कंपाउंड्स के बारे में, फॉर्मूले के बारे में दी गई है, वो भी हम कर लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये वैलेंसी, मोल कॉन्सेप्ट, एवोगैड्रोस नंबर, ये सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में ऐसे बैठे ना कि भूले ही नहीं कभी। ओके, अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतने डिटेल में आपको मैथ्स और साइंस कोई नहीं पढ़ाने वाला, सब ऊपर ऊपर से ऐसे ही बोल देंगे एवोगैड्रोस नंबर मतलब एवोगैड्रोस नंबर, क्या पूछ रहे हो यार, ऐसे नहीं पढ़ना होता, आपको समझना होता है कि है क्या वो चीज़। ठीक है, तो हम एकदम डिटेल में चैनल पे आपको एवरी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगी ना तो आपको कभी आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। हर चीज़ आप रट्टा नहीं मार सकते, फॉर्मूला रट्टा मार सकते हो, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना रट्टा मारोगे यार। ओके, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।